हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के ज्योग्राफी का जो आपका अध्याय फर्स्ट मानव भूगोल और प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप इसकी अंतर्वस्तु को याद कर सकते हैं? इस अध्याय में बृहद रूप से आप परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित है। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन की क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, आनुभविक एवं व्यवहारिक है ना। समाकलनात्मक, आनुभविक एवं व्यवहारिक, अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना या परिघटना का दिक् काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है। उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है दोस्तों, है ना। भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? धरातल माने पृथ्वी को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक है, प्रकृति जिसको भौतिक पर्यावरण और जीवन के रूप में जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है। अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों का सूची बनाइए। भौतिक भूगोल और भौतिक पर्यावरण, है ना दोस्तों। भौतिक भूगोल और भौतिक पर्यावरण क्या याद रखा है दोस्तों, इसमें अध्ययन करता है। और मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच के संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा, बोध मान के जानते होंगे कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अंततः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क और वितर्क आरंभ हो गए। क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने, सिद्धांतीकरण, नोमोथेटिक अथवा विवरणात्मक, भावचित्रात्मक, इडियोग्राफी होना चाहिए? क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए, है ना दोस्तों। क्रमबद्ध होना चाहिए। आगे दे रखा है दोस्तों आपका, क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होना चाहिए या ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर? यह बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं। और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैध द्वैता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है और इन्हें, है ना दोस्तों, इन्हें आगे देखते हैं दोस्तों, इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आँख, नदी के मुख और हिम नदी के स्रोत, है ना दोस्तों। तूफान की आँख, नदी के मुख,
और हिम नदी के प्रोत, जल डमरू, है ना, जल डमरू मध्य की ग्रीवा, मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य, देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों के जाल को पर्याय परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। क्या आप अपनी भाषा से ऐसे शब्दों और अभिव्यक्ति को एकत्रित कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक अलग कर सकते हैं, जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, इतनी जटिलता से आपस में क्या है दोस्तों, जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपका दोस्तों दे रखा है मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं। मानव भूगोल की परिभाषाएं विचारक के द्वारा क्या क्या कहा गया है। पहला जो व्यक्ति है रैट जेल, पेपर के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, ये क्या आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ऊपर दी गई परिभाषा संश्लेषण पर जोर दिया गया है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सैंपल ने कहा। सैंपल की परिभाषा संबंधों की गत्यात्मक मुख्य शब्द हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। पॉल बिलार्ड ली ब्लास ने कहा मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना क्या करता है दोस्तों, प्रस्तुत करता है ना दोस्तों, प्रस्तुत करता है। आगे दे रखा है मानव भूगोल की प्रकृति, है ना, मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन और उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। आप अपनी कक्षा 11 की, है ना, आप अपनी कक्षा 11 की पुस्तक, है ना, 11 की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, है ना, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व क्या है, भूआकृति, मृदा माने मिट्टी, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति माने पेड़ पौधे, विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव के भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की है। गृह माने घर, गांव, नगर, सड़कों, रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पतन, दैनिक उपयोग में आने वाले वस्तुओं तथा भौतिक सांस्कृतिक के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहद स्तर पर परिवर्तित किया गया है। साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है दोस्तों, है ना, प्रभावित किया है। तो क्या दे रखा है कि अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करके मानव द्वारा निर्मित करते हैं दोस्तों। आगे टॉपिक दे रखा आपका मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो मनुष्य प्रौद्योगिकी की सहायता से, किसकी सहायता से, प्रौद्योगिकी की सहायता से। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है ना, किन तकनीकों की सहायता से मानव क्या उत्पादन करता है और क्या निर्माण करता है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम दोस्तों, प्रौद्योगिकी किसी समाज के
सांस्कृतिक विकास के स्तर पर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। उदाहरणार्थ घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना से अग्नि की खोज में हमारी क्या करी, सहायता की। इस प्रकार डीएनए और आनुवांशिक के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने योग्य बनाए। अधिक तीव्र गति से चलने वाली यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं, है ना दोस्तों। तो वायु की गतियों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रकृति का जो ज्ञान है दोस्तों प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रौद्योगिकी मनुष्य और पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी, माने पुरानी थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया पर्यावरण है ना दोस्तों, पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया है। प्रौद्योगिक विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता है और उसकी प्रचंडता से भी भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था दोस्त, है ना। तो उसकी सुनता भी है, भयभीत भी होता है और उसकी पूजा भी करता था दोस्त। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या दे रखा है आपका। आगे हम बात करेंगे मानव का प्राकृतिकरण। बेंदा मध्य भारत के अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगलों के बीच बीच है। माने 3 झोपड़ियां तो है दोस्तों, बट कहाँ पे है, जंगलों के बीचे बीच है ना, जंगलों के बीचों बीच है। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ पर्याय गाँवों में मिलती है और यहाँ दिखाई नहीं देते। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए पेंदा माने वन का सर्वेक्षण करता है, जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है कि बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे छोटे टुकड़े को जुताई के लिए जला करके साफ करते हैं। इसी को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि कहते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ के वृक्षों को देख करके बेंदा प्रसन्न है। जैसे ही महुआ, प्लास और सालों के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है, और वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वो कितना सौभाग्यशाली है। बेसरपी गति से पेंदा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है और उसे वन की आत्मा लोही लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के साथ धन्यवाद करना याद आता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है ना, कंदमूल को चबाता है दोस्तों। आगे दे रखा है दोस्तों आपका, कंदमूल को चबाता है। आगे हम बात करते हैं लड़के वन से गजहरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये विशिष्ट पादप माने पौधा जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएगी। ये आगामी पूर्णिमा को मदहाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझा था। वह चाहता है
कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता और अचानक पत्तों की खड़खड़ाहट होती। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं और जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं, और एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र संघन वृक्षों के बितान के पीछे अदृश्य हो जाते, मतलब छुप जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। दोस्तों, बॉक्स की कथा। दोस्तों, बॉक्स की कथा मानव का प्राकृतिकरण आर्थिक, है ना, आर्थिक दृष्टि से आदि समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है और ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली, बल, पूज्य और सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से, है ना, प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से क्या है दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है ना, प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। और ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्रकृति बलों को समझने लगते हैं और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर, है ना, बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। तो पर्यावरण से जो प्राप्त जो संसाधन है, जैसे आपका भूमि है, हवा है, पानी है, मानवीय क्रिया, है ना, मानवीय क्रियाएं और सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। मानवीय क्रिया द्वारा छाप सर्वत्र, माने सभी जगह, उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य, विराम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलों, उद्यान, मैदान और तरंगित पहाड़ियों में चरागाह, तटों पर पतन, महासागरीय तल और समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। तो मानव ने प्रकृति का, है ना, प्रकृति जो मानव के द्वारा कि प्रकृति से जो प्राप्त जो संसाधन हैं, मानव उसका यूज़ करके और उससे बहुत कुछ करते। जैसे धरती प्रकृति है, उस पर क्या करते मानव, खेती करते हैं, रहने के लिए घर बनाते हैं, है ना। जैसे आपका दे रखा है विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, पलोद्यान, मैदान व तरंगित पहाड़ियों में चरागाह, तटों पर पतन, महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग व अंतरिक्ष में उपग्रह, ये सब मानव के द्वारा किया गया है। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया है। क्या दिया है? संभववाद का नाम, है ना, संभववाद का नाम दिया है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है। प्रकृति हमें क्या करती है? अवसर प्रदान करती है ना, अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। तो प्रकृति जैसे आपका धरती है, तो क्या प्रकृति ने अवसर प्रदान किया, उस पर क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं, रहने के लिए घर बना सकते हैं, पढ़ने के लिए बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं, लोगों को अस्पताल बना सकते हैं, तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीयकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है ना, छाप पड़ने लगती है। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकृति का मानवीयकरण। ट्रोंडहाइम, है ना, ट्रोंडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ प्रचंड पवनों और भारी हिम माने क्या होता है? बर्फ। महीनों तक अवकाश, है ना, महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है, मतलब सूरज उगता ही नहीं है ना। और कैरी प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है और सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर है ना, विशेष टायर, और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाई रखती है। उसका कार्यालय सुखदायक, मतलब 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है ना। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? कोई हीटर के माध्यम से गर्म की। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है, कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ एक गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहाँ पर्याप्त प्रकाश होता है।
यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियां पौधे नहीं उगते हैं। कैरी अपने डेस्क पर, है ना, आर्किड रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला, कीवी, है ना, केला कीवी का आनंद लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं, है ना, उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। और माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। वह पर्याय लंदन के लिए सुबह उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविज़न सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है, फिर भी वह विश्व के अन्य भागों के अनेक 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 30 वर्षीय, है ना, अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है दोस्तों, है ना, स्वस्थ भी दिखती है और युवा भी दिखती है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई है? यह प्रौद्योगिकी, है ना, प्रौद्योगिकी है जिसके कारण ट्रोंडहाइम के लोग उन जैसे अन्य लोगों को प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोध पर विजय पाने के लिए सक्षम हुए हैं। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांतों को जानते हैं? ऐसे उदाहरण को ढूंढना कठिन नहीं है। भूगोल बेटा, है ना, भूगोल बेटा ग्रिफिथ टेलर, है ना, ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, उन्होंने इसे नव निश्चयवाद, नव माने क्या होता है, नए, तथा रुको और जाओ, है ना, रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया है। तो नव निश्चयवाद को रुको और जाओ, है ना, जैसे आप ट्रैफिक में देखते हो, है ना, रेड होता तो रुक जाते हैं, ग्रीन होता तो लोग चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि आपसे जो नगरों में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं जरूर जानते होंगे कि चौराहों पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है ना। लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको, जब लाल बत्ती हो जाती है तो क्या हो जाता है, रुक जाओ। एम्बर और पीली बत्ती, है ना, पीली बत्ती लाल और हरी बत्तियों के बीच रुक करके तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है। जब पीली बत्ती हो जाती है तो स्टार्ट करके रखते हैं, है ना, और बत्ती लाल और हरी बत्तियों के बीच रुक कर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है। हरी बत्ती का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जाओ, है ना, हरा हो जाता था क्या होता है, जाओ। संकल्पना दर्शाती है कि न तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति, पर्यावरणीय निश्चयवाद, और न ही नितांत स्वतंत्रता माने संभववाद की दशा है। इसका अर्थ है कि प्रकृति नियमों को पालन करके, है ना, प्राकृतिक नियमों का पालन करके दोस्तों, क्या देखा है, प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे तो वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। जब हमें प्रकृति कहती है कि रुको तो रुक जाओ, है ना, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हमें काट, जैसे पेड़ है तो जितनी ही पेड़ की ज़रूरत है उतनी काटो, है ना, और उससे ज़्यादा लगा दो, है ना, तो ज़्यादा खतरा नहीं बने रहेगा। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में पर्यावरण की हानि न करती हो, संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती है। विकसित अर्थव्यवस्था के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रवाह, ओजोन परत अवक्षय, है ना, और भूमंडलीय तापमान पीछे हटती हिमनदियों, निम्नलिखित भूमियाँ नव निश्चयवाद और संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निसफल करता है ना, द्वैतवाद को क्या करता है दोस्तों, निसफल करता है। तो
आगे देखते हैं दोस्तों क्या दे रखा है। आगे बात करते हैं समय के गलियारों से मानव भूगोल। पर्यावरण से अनुकूल और समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिकीय निकेत में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ है। इस प्रकार यदि हम पर्यावरण और मानव के अन्योन्य क्रिया से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी है। अतः मानव भूगोल के विषयों में दीर्घकालिक सातत्य पाया जाता है, यद्यपि समय के साथ, है ना, समय के साथ दोस्तों, समय के साथ इसे सुस्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है। उपागमों में यह गत्यात्मक विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाती है। पहले विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया नगण्य थी और एक दूसरे के बारे में ज्ञान क्या था, सीमित था। यात्री अन्वेषक खोज अपने यात्रा क्षेत्रों के बारे में सूचनाओं को प्रसार किया करते थे। नौ संचालन संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं हुई थी और समुद्री यात्राएं खतरे से खाली नहीं थी। तो नौ संचालन, जो नाव है ना, नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो नौ संचालन संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं हुई थी और समुद्री यात्राएं खतरे से खाली न थी। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषण माने खोज के प्रयास हुए और धीरे धीरे देशों और लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हुए। उपनिवेश युग ने अन्वेषणों को, है ना, आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच हो सके और तालिका युक्त सूचनाएं प्राप्त हो सके। यहाँ आज से गहन ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने का नहीं है, केवल आपको मानव भूगोल के क्रमिक विकास की प्रक्रियाओं से अवगत कराने का है। संक्षिप्त तालिका 1.1 आपको भूगोल के उप क्षेत्रों के रूप में मानव भूगोल को विस्तृत अवस्थाओं से परिचित कराएगी, है ना, विस्तृत अवस्थाओं से परिचित कराएगी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, मानव भूगोल की कल्याणपरक मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों में था। इनमें आवासन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। भूगोलवेताओं ने पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्य चर्चा में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया है। अमूलवादी माने रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण, है ना, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया है। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवादी के विकास से था। व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीय, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक समवर्गों के दीर्घकाल बोध पर ज़्यादा जोर दिया है दोस्तों, है ना, ज़्यादा जोर दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या दे रखा है आपका, मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। मानव भूगोल, जैसा कि आपने देखा कि मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं के मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए, है ना, समझने के लिए दोस्तों, और उनकी व्याख्या करने के लिए दोस्तों बात करते हैं। व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ और अंतर्पृष्ठ विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों के विकास होता है और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आइए मानव भूगोल के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों का परीक्षण करें। आपने अनुभव किया होगा कि यह सूची विशाल और विस्तृत और यह मानव भूगोल के विस्तृत होते परिमंडल को परिलक्षित करती है। उप क्षेत्रों के मध्य सीमाएं पर्याय अति व्यापी होती है और इस पुस्तक में अध्यायों के रूप में जो सामग्री दी गई वह आपको मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों पर पर्याप्त और विस्तृत ज्ञान प्रदान करेगी। अभ्यास और क्रियाएं प्रकरण अध्ययन इसकी विषय वस्तु को
और अधिक समझने के लिए आपको कुछ अनुभवश्रित दृष्टांत प्रदान करेंगे दोस्तों, है ना, दृष्टांत प्रदान करेंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये आपका एक टेबल दे रखा है, क्या दे रखा है ये, तालिका 1.1 मानव भूगोल की बृहद अवस्थाओं और प्रणोद। समय आरंभिक उपनिवेश, उत्तर उपनिवेश युग, अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 के दशक, 1950 के दशक के अंत, 1960 के दशक के अंत, 1970 के दशक अंत। उपागम है, अन्वेषण और वितरण है, प्रादेशिक विश्लेषण है, क्षेत्रीय विभेदन है, स्थानिक संगठन है, मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारिकवादी विचारधाराओं का उदय है। तो पहला दे रखा है कि आरंभिक उपनिवेश, अन्वेषण और विवरण। बृहद साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्र खोजों अन्वेषों प्रोत्साहित किया है और विज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेताओं द्वारा वर्णन महत्वपूर्ण पक्ष बना है। प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए और यह मत सभी प्रदेशों में पृथ्वी के भाग और इन भागों को पूरी समझ पृथ्वी वर्ण के रूप में समझने में सहायता करेगी। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश के विलक्षण पहचान करने पर बल दिया जाता था। कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों प्रयोग के लिए विशिष्ट मानव मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में पर्याय भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया है। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था, है ना, इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या देखा आपका, मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल 1970 के दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ है। इन विचारधाराओं का अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना है। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बक्सों की अवलोकन करें। 1990 के दशक और भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद, बृहद सामान्यीकरण और मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे हैं। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया है दोस्तों, है ना, जोर दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है आपका 1.2 मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासन। पहला दे रखा आपका मानव भूगोल के क्षेत्र है, सामाजिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, आवास भूगोल है और आर्थिक भूगोल है। उप क्षेत्र में क्या दे रखा है, व्यवहारवादी भूगोल है, सामाजिक कल्याण का भूगोल है, अवकाश का भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, लिंग भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है, निर्वाचन भूगोल है और सैन्य भूगोल है ना, सैन्य भूगोल है दोस्तों। और क्या दे रखा है इसमें, उसके बाद आप बात करते हैं हम संसाधन भूगोल भी है और कृषि भूगोल भी है। सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अन्य शासकों के अंतरापृष्ठ, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कल्याण शास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान शास्त्र, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान, महिला अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान, नगरीय अध्ययन नियोजन, राजनीतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान, जनांकीय, नगर ग्रामीण नियोजन, अर्थशास्त्र, संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, ये सारे दे रखे हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है आपका कृषि भूगोल के बाद क्या है आपका उद्योग भूगोल है, विपणन भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल है। इसके बाद रखा आपका कृषि विज्ञान है, औद्योगिक अर्थशास्त्र है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र और वाणिज्य है, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है आगे, आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन दे रखा है ना, ये क्वेश्चन है, जैसे दे रखा है पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की परिभाषा, है ना, मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, जैसे हमने अभी पढ़ा था बुक में। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। और 150 शब्दों में क्या देखें, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। जितने भी दोस्तों अभी हम पढ़ा है ना, उसमें सारे इसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।